अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक दफ़ा फिर आपको मोस्ट वेलकम है इस ई लर्निंग के प्रोग्राम में। बेटा देखिएगा, लेक्चर नंबर 4 है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और लेक्चर नंबर 4 में हम थर्ड पोइम पढ़ने जा रहे हैं। पोइम का टाइटल है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। आपको पता है कि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी एक तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब वो एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द पोइम, और दूसरा ये कि आप जब एक्सप्लेनेशन लिखते होते हो तो वहाँ इसका रेफरेंस के अंदर भी एक नंबर होता है। इसके साथ ही दूसरी जो इंपॉर्टेंस है आपको बता रखी है बेटा पोइट की है, और पोइट यहाँ पर कौन है? ए हाउसमैन। देखिएगा टोटल इसके अंदर 3 स्टैंजाज हैं। 3 स्टैंजा जहाँ पर ख़त्म है वहाँ पर आखिर में पोइट का नाम लिखा गया ए हाउसमैन। तो जैसे पहले होता रहा है उसी तरह ही होगा। आज भी पहले हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइटल के बारे में, और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स, और फिर हम टेक्स्ट की तरफ आएंगे। अच्छा देखें तो इसमें 2-3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, और ये आप लिख भी सकते हो अपने जो आप असाइनमेंट्स बना रहे हो, अपने क्वेश्चंस के अंदर भी इवन इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ही वाज एन इंग्लिश पोइट। ए हाउसमैन कौन है? इंग्लिश पोइट है। उसके साथ कहाँ पढ़ा? वो पढ़े जनाब, ही स्टडी एट ऑक्सफर्ड। ऑक्सफर्ड से पढ़े, किसी आम यूनिवर्सिटी से वो नहीं पढ़े हुए, बल्कि वो ऑक्सफर्ड से पढ़े हुए हैं। फिर इस पोइम्स एक्सप्रेस, उनकी पोइम क्या एक्सप्रेस करते हैं, उनके अंदर थीम्स किस तरह के पाए जाते हैं? सिंपल सबसे पहले। फिर यूनिवर्सल इमोशंस की बात करता है। कौन से? ऑफ लव, ऑफ नेचर। नेचर के साथ जो यूनिवर्सल इमोशंस अटैच हैं उनकी बात करते हैं अपनी पॉइंट्स के अंदर। फिर है नॉस्टैल्जिया पाया जाता है इनकी पॉइंट्स के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स, ये आपकी पोइम के साथ कोई डीपली या लिंक नहीं है, उस तरह के पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, बट इस पोइम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये वाला जो पार्ट है ये भी सामने रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नॉस्टैल्जिया यहाँ पर लिखा गया है कि yearnings और डिज़ायर्स फॉर द पास्ट। ऐसा शख्स जिसका माजी के बारे में डिज़ायर्स मौजूद हो, जिसके अंदर माजी के बारे में सोचता रहता हो, माजी के बारे में लिखता हो, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया की बात करता है कि इसके कौन सी इमोशंस मौजूद है बेटा? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया के बाद फॉर द पास्ट एंड द पैथोस। पैथोस को देखिएगा सेंटिमेंट, इमोशंस या ग्रीफ, जिसके अंदर ज़्यादा सेंटिमेंटैलिटी की बात हो, वो इसकी पोइम्स के अंदर पाई जाती हैं। और पैथोस ऑफ मैंस बिलीफ एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर जो एक बिलीफ एग्जिस्टेंस है उसका जो सेंटिमेंटैलिटी है वो भी इसकी पोइम्स के अंदर पाई जाती हैं। ये अबाउट ए हाउसमैन है, अबाउट पोइट है। इससे आगे हम पढ़ते हैं थीम के बारे में। इसका जो टाइटल है, इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल। टाइटल क्या है? लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। देखिए तो लवली फर्स्ट डिग्री, उसकी जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव लवलियर, और उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? लवलीएस्ट मीन सबसे प्यारा। सबसे प्यारा क्यों है? तो यही इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल में आ जाएगी, और उसके साथ ही क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया बेटा, व्हाई डज द पोइट कंसिडर चेरी द लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज। 2 क्वेश्चन हैं, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल आ गई, और साथ ही वो चेरी को सबसे खूबसूरत क्यों कंसिडर करता है। शायर को ऐसा क्यों लगता है कि पौधों में या फूलों में सबसे खूबसूरत फूल जो है वो चेरी पर ही लगते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए तो मैंने 3 पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, और यही आपका आंसर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहली बात, इट ब्लूम्स इन स्प्रिंग सीजन, सो इट इज़ द हार्बिंजर ऑफ द स्प्रिंग। हार्बिंजर कौन होता है? हार्बिंजर बेटा अनाउंसर, जो उसका ऐलान करने वाला है, जो उसका मनादी करने वाला है, जो इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्म करता है हार्बिंजर। तो कहता है कि पहली बात क्या हुई, शायर इसको लवलीएस्ट क्यों कहता है? ना लवली कहता है, ना लवलियर कहता है, लवलीएस्ट सबसे प्यारा पौधा, सबसे खूबसूरत पौधा। तो पहली बात, इट ब्लूम्स इन स्प्रिंग सीजन, सो इट इज़ अ हार्बिंजर ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का ये हार्बिंजर है, मैसेंजर है, उसके बारे में हमें बताता है, क्योंकि ये फरवरी के महीने में बेटा खिलना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। फिर दूसरा पॉइंट, इट इज़ कवर्ड विद वाइट ब्लूम। शायद फिर इसको क्योंकि ये वाइट ब्लूम, उसने इसको वाइट ड्रेस कहा। ऐसे लगता है कि उसने ईस्टर टाइड के लिए, ईस्टर का जो त्यौहार है उसके लिए उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उसके लिए वाइट ड्रेस पहनते होते हैं, तो कहते हैं ऐसे लगता है कि वो ईस्टर टाइड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, इट इज़ वेयरिंग वाइट ड्रेस टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ ईस्टर। फिर उसमें मजीद वो बात, उसकी वजाहत हो गई कि वो ऐसे लगता है कि ईस्टर टाइड को, ईस्टर के इस त्यौहार को मनाने के लिए उसने वाइट ड्रेस पहन रखा है। तो 3 पॉइंट्स जो हैं
वो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल भी हो सकते हैं, या शायर ने उसको लवलीएस्ट क्यों गाया है, उसमें 3 पॉइंट्स आप लिख कर बेटा अपने अपना जो आंसर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ देखिएगा ज़रा, फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो क्वेश्चन हो गया ना कि शायर ने इसको लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज क्यों गाए, तो क्वेश्चंस में हमारा जो अब सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय द चेरी नाउ इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। शाख पर लगे हुए जो फूलों की बात करता है उसका क्या मतलब है, ये जब हम पढ़ेंगे साथ साथ क्वेश्चन सेट आपको करवाता जाऊँगा। इसके साथ मैंने ओ लिखा है मीन, या ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में इस तरह भी आता होता है, व्हाट इज़ चेरी ट्री वेयरिंग, उसने क्या वेयर किया हुआ है, क्या उसने पुट ऑन किया हुआ है, क्या उसने पहना हुआ है। तो ये इस सेकंड क्वेश्चन है, जब हम पढ़ेंगे साथ साथ ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो बेटा क्लियर होते जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है वेयर डज द चेरी ट्री स्टैंड, बड़ा एक सादा सा, इसकी तकरीबन सारी एक्सरसाइज भी पोएम ओवरऑल बहुत सादा है, पढ़ते पढ़ते आपको बिल्कुल ही साथ ही समझ आती जाएगी। उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है जो बात समझ ना आने वाली हो, सारी बातें बड़ी सादा सी उसने नेचुरल वे में, बड़ी सिंपल वे में, एक खास फ्लुएंसी में उसने उसको डिस्क्राइब किया। फिर क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ मेंट बाय वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, ईस्टर टाइड की वजाहत भी हो जाएगी, और वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड का क्या मतलब है उसकी वजाहत भी हो जाएगी। या इसके साथ एक और मैंने फिर ओ लगाया, इसका मतलब या ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है हाउ डज चेरी ऐड टू दी ग्लोरी ऑफ ईस्टर टाइड, ईस्टर टाइड की अजमत में किस तरह एडिशन करता है ये। क्वेश्चन 5 होगा व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में कौन से वक्त का जिक्र किया गया है। और फिर व्हाट इज द एज ऑफ द पोएट, एज बताई जाएगी। व्हाट इज मेंट बाय 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, उसने एक टर्म बोली है 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 का मतलब क्या है। और लास्ट क्वेश्चन होगा व्हाई आर 50 स्प्रिंग्स लिटिल टू सी द चेरी ट्री, चेरी ट्री को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स थोड़े क्यों हैं, स्प्रिंग्स मीन बाहर के मौसम, स्प्रिंग सीजन। यहाँ पर आकर हमारी पोएम कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसको एक दफ़ा पढ़ने लगा हूँ। तो बेटा लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम, ब्लूम का सिनोनिम भी चेक कीजिएगा। ब्लूम का मतलब है ब्लॉसम, फ्लावर। हंग का भी ऊपर लिखा गया है, हंग मीन लोडेड और फिल्ड, भरा पड़ा है, किससे, फ्लावर से, ब्लॉसम से। चेरी का जो पौधा है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज चेरी नाउ इज हंग, भरा पड़ा है किससे, विद ब्लूम, ब्लूम, ब्लूम इन ब्लॉसम ऑफ फ्लावर अलॉन्ग द बाउ, बाउ उसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखों पर क्या लगे हुए हैं, सफ़ेद फूल लगे हुए हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन 1 का मैंने इसलिए लिख कर दे दी, क्वेश्चन 2 का आंसर बेटा, इसका आंसर यहाँ पर है। जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय द चेरी नाउ, ओ व्हाट इज चेरी ट्री वेयरिंग, तो क्या उसने वेयर कर रखा है बेटा, वो कहते हैं इज हंग विद मीन इट इज वेयरिंग बट ब्लूम अलोंग द बाउ, बाउ मीन ब्रांच, जो यहाँ पर उसका मतलब वो सारे ट्रीज़ हैं, वो सारा वुड है, वो वुड लैंड है जहाँ से शायर गुजर रहा है और वहाँ पर वो उसको देखता है। यहाँ पर वर्ड ब्लूम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, खिला हुआ है, उसका ऐद शबाब है बेटा, दैट इज़ द यूथ ऑफ दिस ट्री, दैट इज़ यूथ व्हेन इट इज़ क्वाइट ब्लॉसम्ड, जब ये खिला पड़ा है तो वो कहता है कि नेचर को उसकी नौजवानी में, उसकी जवानी में, उसकी उस ऐद शबाब में देखने का उसको दिल करता है, जहाँ पर वो समझता है, जहाँ पर वो इस बात को देख रहा है। वो कहता है कि लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज क्यों है, द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम, अपनी उस पूरी उसका जो जोबन है ना, उसमें वो कहता है मैं उसको देख रहा हूँ लॉन्ग दी बाउ, और ये जब पौधों पर लगता है, जब ये फूल उस पर खिल जाते हैं तो उस वक्त कहता है कि उसको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि उसने क्या पहन रखा है, ब्लूम पहन रखे हैं। कौन से ब्लॉसम फ्लावर, किस कलर के, वाइट कलर के। इसके साथ एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। अब अपना क्वेश्चन 3 कंसिडर कीजिएगा, वेयर डज द चेरी ट्री स्टैंड, कहाँ मौजूद है, तो बेटा आंसर है एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। व्हाट इज मेंट बाय वुडलैंड, वुडलैंड मीन फॉरेस्ट, राइट मीन ड्राइव अवे एंड वुडलैंड मीन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वे मतलब वो रास्ता जो जंगल में से गुजरता है, फॉरेस्ट में से गुजरता है, तो उसके बारे में कहता है स्टैंड्स, स्टैंड मीन एग्जिस्ट्स, मौजूद है कहाँ पर, अबाउट द वुडलैंड राइट, जंगल के इस रास्ते पर ये मौजूद है। फिर इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, और देखिए तो इसके अंदर ऑप्शन है, मतलब 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज मेंट बाय वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, हाउ डज चेरी ऐड टू द ग्लोरी ऑफ ईस्टर टाइड। इसको ईस्टर टाइड को समझने के लिए आगे जो बेटा ग्लॉसरी है ना, जो नोट्स हैं इसके, उसको एक लम्हा देखिएगा। उसमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, यहाँ ग्लॉसरी के अंदर जो सेकंड वर्ड है वो है ईस्टर, फर्स्ट है हंग विद ब्लूम और सेकंड वर्ड है ईस्टर। ईस्टर के बारे में उसने वजाहत लिखी है नोट्स के अंदर कि एनिवर्सरी ऑफ द रेजरेक्शन, रेजरेक्शन मीन उनका रिवाइवल, उनका दोबारा आना, ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जी उठना, उनकी दोबारा आमद जो है
उसको ये कब ऑब्जर्व करते हैं क्रिश्चियंस? ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर अ फुल मून ऑन आफ्टर 21 मार्च। आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है। आप अगर उसकी वजाहत में जब लिखना चाहेंगे तो ये उसकी सारी डेफिनेशन है ईस्टर की। ईस्टर कब होता है? ईस्टर होता है बेटा 21 मार्च को, या उसके बाद जब भी फुल मून होगा और उस संडे होगा, मतलब उसकी जो कंडीशंस हैं, संडे होगा तो उस दिन ये उसको सेलिब्रेट करते होते हैं कि ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर फुल मून। फुल मून के बाद जब भी 21 मार्च या 21 मार्च के बाद जब भी संडे आएगा उसको ऑब्जर्व करते होते हैं। तो उसका अब ईस्टर की तो आपको समझ आ गई, रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब क्वेश्चन भी आपने सामने रखने, और यहाँ पर जो लाइन्स उनको भी पढ़िएगा। तो क्यों पहने हुए हैं वो वाइट ड्रेस? वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। टाइड मीन सेलिब्रेशंस, टाइड मीन टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। कि जो ईद है ना, ये ईस्टर जो ईद है, जो त्यौहार है, जिस तरह क्रिसमस है उसी तरह फिर ईस्टर एक त्यौहार है। तो उस त्यौहार में चूँकि क्रिश्चियन जो पीपल है बेटा वो वाइट ड्रेस पहनते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो शायर कहता है कि उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसने भी ऐसे लगता है कि उसकी वजह से बहुत खुश हो गया है, उस रेजरेक्शन को एंजॉय करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसने भी वाइट ड्रेस। और वाइट ड्रेस इसका कौन सा? उसके वाइट फ्लावर्स, उसका जो वाइट ब्लूम है, वाइट ब्लॉसम्स जो हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हो जाएगा कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कौन सा टाइम का बेटा जिक्र हुआ है? इट मीन्स कि ये मार्च के महीने का, या ये जो स्प्रिंग सीजन है उसका जिक्र हुआ है, या क्रिसमस जो ईस्टर टाइड है उसका जिक्र हुआ है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आप क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में लिख सकते हो। ईस्टर टाइड की बात हो गई, स्प्रिंग सीजन की बात हो गई, या द मंथ ऑफ द मार्च उसकी बात हो गई। ये डिफरेंट उसने जो हमें टाइम बता दिया। आप तीनों टाइम जो है वो मैंशन कर सकते हो अपने क्वेश्चन के आंसर में। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी सामने रख लें कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि शायर को बहुत बड़ा क्रेडिट जो जाता है ना, उसने मैथमेटिक्स को पोइट्री की लैंग्वेज में कैसे डिसॉल्व किया है, कैसे उसको उसने इम्बेड किया है, आप हैरान रह जाएंगे। उस मतलब दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट फैसिनेटिंग। अच्छा, क्या कहते हैं कि नाउ ऑफ माई 60 years and 10। एक्चुअली एक अकीदा है बेटा, गुड बुक का एक उनका ना एक बिलीफ है। वो कहते हैं कि जो नेचुरल लाइफ है ना इंसान की, जो नॉर्मल लाइफ है, वो कितनी है? 70 years। अब यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं 3 score, स्कोर मीन 20, स्कोर का मतलब देखिएगा 20, और 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इट इज़ इक्वल टू 60, एंड 10 मीन प्लस 10, तो ये कितने साल हो गए? 70 साल। तो चूंकि वो ये समझता है कि जो मेरी नॉर्मल लाइफ है, जो मेरी गुड बुक यानी मुकद्दस किताब या खुदा की तरफ से जो हमें नेचुरल लाइफ दी गई है, वो कितनी है? 70 साल। दोबारा पढ़िएगा, नाउ ऑफ माई 60 years and 10, 3 score मीन 60 एंड 10 मीन प्लस 10 इज इक्वल टू 70 years, 20 विल नॉट कम अगेन। अगर उसका वो कहता है कि मेरा ये बिलीफ है कि मेरी उम्र कितनी होनी है? 70 साल। 70 सालों में से कितनी ने वापस आने? 20 years। इसका मतलब है शायर की उम्र कितनी गुजर गई हुई है? 20 years गुजर गई। शायर ने जब ये पोएम लिखी थी बेटा उस वक्त उसकी एज कितनी थी? 20 years। आपको क्वेश्चन का आंसर भी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज द एज ऑफ द पोएट। आप क्या लिखेंगे? एज ऑफ द पोएट इज 20 years। इसके साथ ही व्हाट इज मेंट बाय 3 score years and 10, 3 score years and 10 इज इक्वल टू 70 years। आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर यहाँ हो जाएगा। तो कहते हैं 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल अब नहीं आने वाले। और इस बात पर उसको बड़ा अफसोस, और वो 20 years को 20 years में बेसिकली 20 स्प्रिंग्स कहता है कि इंसान की उम्र की बेसिकली जो इन्जॉयमेंट है, जो असल है उसका, वो क्या है? वो उसकी स्प्रिंग सीजन कहता है कि हर 1 स्प्रिंग सीजन इक्वल टू 1 year। आपने वो कहता है 1 महीना अगर इन्जॉय नहीं किया तो आपने 1 साल बर्बाद कर दिया शायर के मुताबिक। और वो कहता है इसलिए कि 20 विल नॉट कम अगेन, और साथ ही कहते हैं टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स। नहीं, उसने 70 years नहीं कहा, स्प्रिंग्स का एस भी उसने कैपिटल कर लिया, उसको एम्फसाइज कर दिया। कहते हैं कि टेक मीन निकाल लो इसमें से कितने? फ्रॉम 70, मेरे 70 साल में से, स्प्रिंग्स years मीन मेरे जो 70 बहारें मुझे खुदा ने इनायत की हैं, जो 70 साल मुझे इनायत की, उसमें से कितने निकाल दो? आ स्कोर, स्कोर मीन 20, उसमें से 20 तो निकाल दो। 20 बहारें गई, अब 20 बहारें मैं नहीं देख सकता, तो इट ओनली लीव्स, लीव्स मीन गिव्स, स्पेयर्स, मेरे पास कितने बचते हैं? 50 मोर। जाहिर बात है बेटा 70 में से 20 निकल गए तो बाकी 50 साल, तो सीधी सीधी है मैथमेटिक्स। बट उसने उस मैथमेटिक्स को पोइट्री में इस तरह प्रो दिया है कि उसने बाकायदा उस रियाजी की भी शायरी बना दी है। द क्रेडिट गोज टू मिस्टर ए हाउसमैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर 50 स्प्रिंग्स
मीन ईयर्स लिटल टू सी द चेरी ट्री। चेरी ट्री को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स थोड़े क्यों हैं? ये जो 50 बहारें हैं बाकी बचे हुए उसको थोड़े क्यों लगते हैं? तो कहते हैं सिंस मीन बिकॉज, सिंस मीन बिकॉज टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, ब्लूम इन फ्लावर्स, इन खिली हुई चीज़ों को, कुदरत की इन बहारों को, कुदरत की नेचर की हर चीज़ अब यहाँ पर सिंबॉलिक हो गई है ना। कुदरत की हर वो चीज़ बेटा जो खूबसूरत है, हर चीज़ जो अल्लाह पाक ने बना रखी है, जो अल्लाह पाक ने इनायत कर रखी है इंसानों को, कहता है सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, रूम इन स्पेस, रूम इन गुंजाइश, वक्त, टाइम, रूम इन पीरियड, स्पेस, कि जो पीरियड मुझे मिला है अब जो बाकी मेरे पास बचा है, वो कहता है 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, ये बहुत कम है। अब ये वाली लाइंस आपको याद आ रही होंगी कि उसके अंदर वो नॉस्टैल्जिक और जल्दी चीज़ों के ख़त्म होने के, पैरिश होने के फीलिंग्स उसके अंदर मौजूद हैं। उसको डर लग रहा है कि जैसे 20 साल गुजरने के बाद भी उसके अंदर ये फीलिंग्स आ गई कि मैंने मर जाना है, और उसको वो डर, और उस वजह से वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे 50 साल बहुत कम लग रहे हैं। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, कि कुदरत की इतनी बड़ी वसअत, इतना बड़ा खुदा ने अपने आप को फैला रखा है इंसानों को देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए, मगर कहता है कि मुझे ये बहुत इसलिए आर लिटिल रूम, बहुत कम लग रहे हैं। अबाउट द वुडलैंड, वुडलैंड मीन फॉरेस्ट, आई विल गो, मैं ज़रूर जाऊँगा। ऐसे होता है ना, आई शैल, उसने क्या लिखा है? आई विल गो, मैं लाजमी जाऊँगा। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, मैं लाजमी जंगल में जाऊँगा। टू सी द चेरी, हंग हंग मीन लोडेड विद, भरा हुआ, विद स्नो, स्नो जब बर्फ़बारी के साथ, क्योंकि वो भी वाइट कलर होती है और उसके साथ जो उसके वाइट फ्लावर्स हैं वो भी, और चूँकि ये हॉर्बिंजर है, अभी उस वक्त एक तरफ बर्फ़बारी पड़ी होती है और साथ ही इसके जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होना शुरू हो जाते हैं। तो कहता है कि वो जब सफ़ेद रंग से भरा पड़ा होगा उस वक्त उसके जो सफ़ेद कलर के फूल हैं उसको ही उसने स्नो भी कहा है। तो मतलब उन दोनों की जो मिक्सिंग है, मिक्सर जो बन रहा है, कहते हैं उसको देखने के लिए मैं लाजमी जाऊंगा और इसको ज़रूर देखूंगा और इसको एंजॉय करूंगा। एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ एवरी ईयर। वो कहता है कि मेरा हर साल जो है वो किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो वो मिथिकल ईयर है वो कौन सा है? वो उसका है बेटा मार्च। जब भी वो कहता है ब्लूम करता है चेरी, वही मेरे उस नए ईयर का, न्यू ईयर का आगाज़ है, और वहाँ से वो कहता है वहाँ पर ही मेरा वो ईयर एंड होता है, वहाँ से मेरा साल शुरू होता है। दैट इज़ दी एंड ऑफ दीज 3 स्टैंजास। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन एक दफ़ा फिर देख भी लीजिएगा बेटा। इसमें चंद चीज़ें मैं जो मज़ीद आप के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो मैंने चंद चीज़ें जो इस पोइट और पोइम के साथ लिंक्ड हैं, दो आपके पेपर में नहीं पूछी जाती होती, बट यहाँ पर चूँकि उसने लिखी हैं आपके लिए आसान हो जाएंगी। जब आप अबाउट द पोइट पढ़ रहे होंगे तो आपकी कई कन्फ्यूजन्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। नॉस्टैल्जिया, पैथोस, मैंने इनके दोनों की वजाहत कर दी। नैरेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट, मीन टू टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाना। बैलेड क्या? काइंड ऑफ रोमांटिक और नैरेटिव पोइम, ऐसी कोई भी पोइम जिसके अंदर कोई रोमांटिक उसका थीम, और दैट इज़ आल्सो लाइक अ सॉन्ग, उसको गाने की तरह अमूमी तौर पर सिंग किया जाता है। फिर पेसिमिज्म, द डॉक्ट्राइन ऑफ फिलॉसफी ऑफ होपलेसनेस, जिसके अंदर मायूसी मौजूद हो, नाउमीदी मौजूद हो, और ये उसकी पोइम्स के अंदर बाज़ औक़ात नज़र आती है, इसलिए उसने उसकी पेसिमिज्म की। आयरनी मीन डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, नज़र कुछ और आता और बज़ाहिर कुछ और असल में कुछ और ऐसे इस टर्म को उर्दू में क्या कहते होते हैं बेटा? तंज। और इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन निकालिए तो क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। फिर सैवेज वर्ड यूज़ हुआ है, उसके अंदर क्रूअल। और फिर सेंटिमेंटल मीन इमोशनल, जिसके अंदर इमोशनल अपील मौजूद हो। और एक्सोटिक मीन अनयूजुअल या पेक्यूलियर और एलियन, जो बाहर का हो, बिल्कुल डिफरेंट, और उसकी जो एक डिफरेंट चीज़ हो वहाँ उसका तो उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती होती है। तो ऐसी चीज़ें वो कहता है कि शायर के लिए बड़ी अट्रैक्टिव हैं। ये चीज़ें बेटा इस अबाउट द पोइट में से जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। फिर थीम जो है वो यहाँ पर पहले हो गया, और आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है वही थीम होता है, वही उसका मेन थीम या आइडिया या सेंट्रल पॉइंट, उसके अंदर वो चीज़ें आपने लिख देनी है। थीम के बाद पैराफ्रेज, वो हम अभी पढ़ चुके हैं बेटा पैराफ्रेज में, या जिसको हम समरी या जिसको हम एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा कहते होते हैं, वो सारी चीज़ें। बाकी इससे कंसर्निंग आपकी कोई कन्फ्यूजन बेटा, कोई आपका क्वेश्चन, वो आप लाजमी फेसबुक ग्रुप में, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी पूछा करें बेटा। आप पूछेंगे तो वहाँ आपको उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। फ़िलहाल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम अगली पोइम पढ़ेंगे, हमारी जो नेक्स्ट 4th पोइम है। तब तक मेरी तरफ से जनाब आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ और अल्लाह हाफिज़।